Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good evening to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 3 के कोर्स का जो पेपर 9 है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं उपकल्पना, जिसका इंग्लिश है हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं और उसकी कुछ जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के क्लास में। तो उपकल्पना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पहले ही किसी चीज़ की कल्पना करके उसको जो है उसके आधार पर हम जो है अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। सोशल साइंस के अंतर्गत जो उपकल्पना है, शब्द उपकल्पना जो है एक चरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। जब हम अपनी समस्या का चयन कर लेते हैं और उसके बाद जब हम साहित्य समीक्षा के द्वारा विभिन्न पुस्तकों को पढ़कर अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर लेते हैं, तो उसके बाद जो ज्ञान में अभिवृद्धि के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है उपकल्पना का निर्माण या परिकल्पना का निर्माण या हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन। मतलब कि उस समस्या से संबंधित जो हमने ज्ञान अर्जित की, उस ज्ञान से हमने कुछ अपने उस समस्या के बारे में कुछ जो है धारणाएं बना ली, डेवलप कर ली। तो उस धारणाओं को धारणा बनाई और इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज ये हमारे रिसर्च को एक तरह से आप कहें तो पथ प्रदर्शक के रूप में ये होता है। यह किसी भी रिसर्चर को भटकाव से बचाता है। व्यक्ति जो है, जो उसका हाइपोथेसिस होता है, जो समस्या होता है, उस पर फोकस करके वो अपना जो है आगे का रिसर्च पूरा करता है और एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी यह जो है हमें हेल्प करता है। तो ये तो एक जनरल सी बातें थी। जो सामाजिक जो शोध है या सामाजिक जो प्रघटनाएं हैं को वैज्ञानिक अध्ययन में जो है हम क्या कहते हैं, उपकल्पना कहते हैं। और उस उपकल्पना वैज्ञानिक अध्ययन में उपकल्पना जो है उसका एक खास महत्व है, एक अलग ही महत्व होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा, उपकल्पना का निर्माण जो है उसका प्रयोग और उसकी उपादेयता वैज्ञानिक पद्धति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग या चरण या स्टेप्स होता है। किसी भी सामाजिक समस्या के अध्ययन के लिए कोई वैज्ञानिक जो निराधारण है ही आगे नहीं बढ़ता, वरन वह उस तथ्य या समस्या के बारे में एक या अधिक उपकल्पनाएं जो है बनाता है, जिसके आधार पर वह अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाता है। और उपकल्पना के अभाव में विषय का क्षेत्र या दिशा अनिश्चित हो जाती है और ऐसी अवस्था में अनुसंधानकर्ता का शोध क्षेत्र में कदम रखना अंधकार में हाथ पांव मारने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी अपरिचित अनुसंधान क्षेत्र में अनायास ही प्रवेश ना करे, वरन तथ्यों के अवलोकन, संकलन आदि के लिए जिसे अपनी कल्पना, अनुभव या किसी अन्य स्रोतों के आधार पर एवं सामान्य तर्क वाक्य का निर्माण करते हैं, जिसे अनुसंधान के दौरान परीक्षित किया जाता है। और यही तर्क वाक्य जो है उपकल्पना कहलाती है। उपकल्पना का शाब्दिक आशय है पूर्व चिंतन और अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक जानकारी के आधार पर किया गया पूर्वानुमान टेंटेटिव रिजल्ट जो होता है, जिसके आधार पर संभावित अनुसंधान को एक निश्चित दिशा प्रदान की जाती है, ये उसे ही हम उपकल्पना कहते हैं। उपकल्पना को सामान्यतः एक काम चलाऊ सामान्यीकरण जो है माना जाता है, जिसकी अनुसंधान के द्वारा जो है परीक्षा की जाती है और वैज्ञानिक आधारों पर एक उपकल्पना को दो अथवा दो से अधिक चरों के मध्य जो है संबंध का अनुमानित विवरण भी कहा जाता है। और भी स्पष्ट रूप से उपकल्पना
दो या दो से अधिक चर जो होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, के बीच पाए जाने वाले जो करण कारण संबंध हैं का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य जो है कथन भी है, इसको कहते हैं उपकल्पना को। और इस प्रकार अगर हम देखें तो इस प्रकार का सर्वोत्तम अनुमान है जो कि ऐसी शर्तें रखता है जो प्रदर्शित नहीं की जाती तथा जिसके परीक्षण की आवश्यकता होती है, और परीक्षण के दौरान या परीक्षण उपरांत यह सत्य साबित हो जाता है और या तो मिथ्या या व्यर्थ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही हम उपकल्पना बना लिए तो वो उपकल्पना सही ही हो, वो मिथ्या भी हो सकता है, नल हाइपोथेसिस भी हो सकता है। तो अनेक विद्वानों ने एवं समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उपकल्पना को परिभाषित किया है, उसके बारे में बताया है, जिसमें से कुछ परिभाषाएं जो हैं महत्वपूर्ण हैं। जैसे जॉर्ज लुंडबर्ग हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में लिखा है कि उपकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण, टेंटेटिव जनरलाइजेशन है, जिसकी उपयुक्तता की जांच की जाती है, और अपने प्रारंभिक स्तर पर उपकल्पना केवल एक अनुमान, विचार अथवा कल्पनात्मक विचार हो सकता है जो आगे अनुसंधान के लिए एक बेस बनती है, आधार बनती है। ये बातें जो है जॉर्ज जो है लुंडबर्ग ने कही है, अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक सोशल रिसर्च के अंतर्गत परिभाषित किया है। उसी तरह से एक दूसरे और विद्वान हैं गुड्स एंड स्टेकर्स। तो गुड एंड स्टेकर्स ने क्या अपनी पुस्तक जो है मेथड्स ऑफ रिसर्च में इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि एक उपकल्पना जो है अवलोकित तथ्यों का समझाने और अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रदर्शित करती है, मार्ग दिखाती है, के लिए निर्मित जो है तथा अस्थायी रूप से ग्रहण की गई एक बुद्धिमत्तापूर्वक जो है निष्कर्ष होता है। ये बातें गुड एंड स्टेकर्स ने कही है। एक और विचारक हैं जॉर्ज गालुंगटन। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में कहा है कि उपकल्पना को अधिक विस्तृत एवं गणितीय आधार पर उसको समझाया जा सकता है, और इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है, पूर्वानुमान या कल्पनात्मक विचार होता है जो कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान से पूर्व बना लेता है, जो अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के पूर्व बना लेता है। अनुसंधान के दौरान वह उसकी सार्थकता की जांच करने हेतु आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करता है। यदि अनुसंधान में खोजे गए तथ्यों के आधार पर विचार, अनुमान या कल्पना की सत्यता सिद्ध होती है तो यह विचार अनेक बार और अनेक स्थानों पर सिद्ध होने पर एक सिद्धांत, एक थ्योरी का रूप ले लेता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध को प्रतिपादित करती है और बाद में इस कथित संबंध का परीक्षण भी करती है, और यह सत्य अथवा असत्य दोनों हो सकती है। इसी तरह से एक विचारक और हैं कार्ल पॉपर। तो कार्ल पॉपर ने भी कहा है कि वैज्ञानिक उपकल्पनाओं के लिए यह आवश्यक है कि उनका परीक्षण हो सके, और यदि वे असत्य सिद्ध किए जा सकें, यदि उनका उपकल्पना का अनुभव के आधार पर असत्यता सिद्ध किया जा सके या यदि किसी उपकल्पना का अनुभव के आधार पर असत्य सिद्ध करना असंभव हो तो उसे वैज्ञानिक उपकल्पना नहीं कहा जाएगा। जो उपकल्पनाएं परीक्षण की कसौटी पर खड़ी उतरती हैं उनसे ही विज्ञान का कलेवर होता है, विज्ञान जो है आगे बढ़ता है और बनता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी उपकल्पना से संबंधित। आई होप आपको समझ में आई हो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उपकल्पना की विशेषता क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज़ देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। तो सामाजिक और वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगभग प्रत्येक वैज्ञानिक किसी न किसी उपकल्पना को लेकर अपना अनुसंधान कार्य प्रारंभ करता है। उपकल्पनाएं अनुसंधानकर्ताओं को अपनी अनेक विशेषताओं
के द्वारा उनकी अनुसंधान यात्रा को सही रूप निर्देशित करती है। वैज्ञानिक प्रयोग में आने वाले उपकल्पनाओं में जो कुछ विशेषताएं होती हैं, और गुड एंड हॉट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च के अंतर्गत उपकल्पनाओं के 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला जो है उन्होंने बताया है स्पष्टता, जिसको क्लियरिटी कहते हैं। दूसरा जो उन्होंने बताया है वो बताया है अनुभव सिद्धता इम्पेरियलिज्म जिसको कहते हैं। और तीसरा उन्होंने बताया है विशिष्टता स्पेसिफाइसिटी जिसको कहते हैं। और चौथा उन्होंने बताया है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। और पांचवा उन्होंने बताया है सिद्धांतों से संबंधित रिलेटेड विथ एग्जिस्टिंग थ्योरीज। तो ये 5 जो है गुड एंड हॉट ने इसकी विशेषताओं को बतलाया है। लेकिन इसके अलावा भी इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिसको हम लोग देखेंगे। उन सामान्य विशेषताओं में जो पहली विशेषता है कि उपकल्पना मार्गदर्शक के लिए उपयोगी होती है और इसके बिना अनुसंधानकर्ता विषय से कोसों दूर भटकता रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है रिसर्च का, और यह जो है एक तरह से हमारे लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि यह तथ्यों पर आधारित जो है अस्थायी हल होता है। तथ्यों फैक्ट्स पर आधारित होती हैं और एक ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, अस्थायी होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि उपकल्पना का स्पष्ट होना आवश्यक है। अस्पष्टता वैज्ञानिक ज्ञान और प्रकृति के प्रतिकूल है, अतः यदि यह अस्पष्ट है तो अवैज्ञानिक और अनुपयोगी होता है। चौथी जो इसकी विशेषता है विशिष्टता, इसका बड़ा लक्षण है। विशिष्टता जो है इसका बड़ा लक्षण है। यदि वह सामान्य हुई तब निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है, अतः यह अध्ययन विषय के किसी विशेष पहलू से संबंधित होनी चाहिए, अन्यथा सत्यता की जांच करना कठिन हो जाता है। पांचवा जो इसकी सामान्य विशेषता है कि इसमें मूल्य या आदर्श निर्णय का पुट न होकर वहीं अपकल्पना वैज्ञानिक तथा जो है सार्थक सिद्ध हो सकती है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुसंधानकर्ता को आदर्श प्रस्तुत करने को प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका आशय यह है कि ऐसे आदर्श जिसका परीक्षण अवलोकन किया जा सके और जो परीक्षण करने पर सही उतरे तो वो ये इसके गुण के अंतर्गत आते हैं। छठा जो इसकी विशेषता है सामान्य विशेषता कि उपलब्ध पद्धति और साधनों से संबंधित होनी चाहिए, अन्यथा यह जो है उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। और गुड तथा हॉट ने कहा है कि सिद्धांत शास्त्री यह नहीं जानता है कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी पद्धतियां उपलब्ध है, वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है, जिसको यह पता नहीं होता है। सातवां जो इसकी सामान्य विशेषता है कि उपकल्पना प्रायः जो है अतिशोक्तिपूर्ण भाषा में व्यक्त नहीं होती, मतलब संशय नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाउट हो, उसका मतलब ये भी निकला हो। अगर एक ही शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं उसके कई मतलब निकलते हैं। तो यहाँ जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे, यहाँ जो हम कल्पना बनाएंगे, वो जो है बिल्कुल जो है कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और इसमें प्रयोग सिद्धता का गुण होना चाहिए, जिसको हम लोग प्रयोग कर सके, प्रायोगिक रूप से सिद्ध कर सके जिस बात को। आठवां जो इसकी सामान्य विशेषता है कि वह है कि उपकल्पना पूर्व निर्मित सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए। और गुडे तथा हॉट के अनुसार एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांत समूह पर पूर्णतः रूप से लागू हो सके। 9th पॉइंट है इसका कि यह समस्या का प्रमुख सिद्धांत से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। यह जब हम इसको बनाते हैं तो मेन जो हमारा टॉपिक होता है, मेन जो हमारा समस्या होता है, उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ होना चाहिए जो उपकल्पना है। और लास्ट जो इसकी सामान्य विशेषता है वह है कि उचित उपकल्पना द्वारा इकट्ठा किए गए जाने वाले तथ्य जो होते हैं वो उपयोगी होते हैं। मतलब इस रिसर्च को समस्या के अनुसार जब हम उपकल्पना बनाते हैं और उपकल्पना के आधार पे जब हम तथ्यों का संग्रहण करते हैं
डाटा कलेक्शन करते हैं, तो वो सभी तथ्य जो हैं हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये कुछ जो है विशेषताएं थी। हमने देखा आज के क्लास में कि उपकल्पना क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको जो विभिन्न कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है, उसकी परिभाषाओं को हमने समझा, और उसके बाद हम लोगों ने उसके जो है विशेषताओं को देखा, जिसको गुड एंड हॉट ने बताया है 5 विशेषताओं को। और इसके अतिरिक्त जो और भी सामान्य कुछ विशेषताएं हैं हम लोगों ने उसकी भी चर्चा की। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप लोग जो है क्लास में या तो फिर आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में लिख के उसको आप पूछ सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उपकल्पना, एक अच्छी उपकल्पना कैसी बनाई जाए, या एक अच्छी उपकल्पना की क्या विशेषता है। तो इस पर चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।